साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। भारत का भूगोल के अंतर्गत अब तक हम लोग 6 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में 7वां अध्याय प्रारंभ करेंगे, जलवायु, जिसके अंतर्गत इसका पहला टॉपिक देखेंगे, मानसून। यहाँ दिए गए नोट्स में दिया है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य मौसम या ऋतु से है। तो जब भी मानसून की बात आए, अरबी भाषा का मौसम शब्द ध्यान रहना चाहिए। परंपरागत रूप से मानसून का संबंध मौसमी हवाओं में परिवर्तन से है, जिसके माध्यम से दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में वर्षा होती है। इनके कहने का तात्पर्य है कि जो मौसमी हवाओं में परिवर्तन होता है, वही मानसून है, और इसके कारण दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में बरसात होती है। भारत में कुल वर्षा का अधिकांश अर्थात 75% से अधिक वार्षिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून मैप पे हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर होता है। यहाँ ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब इसमें देखो, इनने कहा दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण हमारा इधर रहा, पश्चिम इधर रहा, यानी इस डायरेक्शन से। तो इंडिया में अगर हम इस तरह से देखेंगे, तो दक्षिण पश्चिम से जो मानसून आता है, उससे 75% से अधिक बरसात होती है। उसके अलावा एक मानसून हमारे यहाँ इधर से भी आता है, वो सर्दियों में आता है, शीतकालीन मानसून कहते हैं इसे। भारत में इसकी सक्रियता जून से सितंबर तक रहती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य से शुरू होता है। तो मानसून भारत में सबसे पहले कहाँ आता है? केरल में, दक्षिण पश्चिम मानसून। और इसकी सक्रियता जून से सितंबर तक रहती है। भारतीय कृषि का अधिकांश भाग अभी भी वर्षा पर निर्भर है, अतः मानसून का समय पर आना कृषि के लिए अच्छा माना जाता है। भारत एक उष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है। हालांकि भारत उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है। तो यहाँ इन्होंने उष्ण मानसूनी जलवायु कहा, लेकिन भारत हमारा उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है, क्योंकि कर्क रेखा इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो यहाँ उष्ण और उपोष्ण दोनों तरह की जलवायु पाई जाती है। आगे यहाँ मानसून से संबंधित मैप दिया है, एक बार मैप को देख लेते हैं सही से। यह है हमारा प्यारा भारत। अब इसमें अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ उत्तर होगा, यानी इधर पूरब, इधर पश्चिम और नीचे दक्षिण। अब इसको हम बीचों बीच से देखें तो इस तरह से रेखा बन जाएगी। अब यहाँ दक्षिण पश्चिम देखो, यही तो रहा दक्षिण पश्चिम। अगर सीधा करो तो ये रहा दक्षिण पश्चिम। तो यहां से जो मानसून आता है, उस मानसून की बात हो रही है, दक्षिण पश्चिम मानसून की। तो यहां से जो हवा आई पानी लेके मानसून की ऋतु में, वो केरल के तट पर टकराई, कुछ यहां से सीधी निकल गई, और इसका डायरेक्शन कुछ यूं घूमता है। अब ये डायरेक्शन ऐसे क्यों घूमता है, ये कारण आप मुझे बताइएगा। बहुत सारे नियम लगते हैं भूगोल के इसमें, तो जब डीप में पढ़ेंगे तब समझाएंगे। अब यहाँ होता यह है कि 1 जून के आसपास यहाँ मानसून टकराया, और 1 जून के आसपास ही यहाँ टकराएगा। उसके बाद 5 जून तक मानसून इस क्षेत्र में पहुंच जाएगा और इधर यहाँ तक पहुंच जाएगा। इसके साथ साथ होता क्या है, मानसून यहाँ टकराने के बाद एक धारा तो हमारी यहाँ बारिश करती है इस क्षेत्र में, और दूसरी धारा इसके किनारे किनारे चलती है। तो इधर जिसने बारिश की वो यहीं खत्म हो गया पानी, यहाँ से जो गया वो यहाँ हिमालय में बारिश करेगा, जो बचेगा वो हिमालय के किनारे किनारे ऊपर को जाएगा, और ये धारा इधर चलेगी। अब ये धारा जब गुजरात को पार करती है, तो यहाँ अरावली की जो चोटियां हैं वो बहुत छोटी हैं, इसको रोक नहीं पाती। तो ये वाली धारा जो अरब सागर की तरफ से जा रही थी, अरावली को पार करके यहाँ हिमालय पे मिल जाती है, यानी दोनों धाराएं यहाँ मिल जाती है, और यहाँ भयंकर वर्षा होती है। अब ये स्थिति बनेगी कब? देखो, 5 तारीख तक हो गया, 10 तारीख तक यहाँ पहुंच गया मानसून, उसके बाद 15 तारीख तक यहाँ पहुंचा। 1 जुलाई की लाइन ये दिख रही है, 15 जुलाई इधर दिख रही है, ये पूरा मानसून चलने का समय हुआ। तो यहाँ लगभग ये 1 जुलाई के आसपास दोनों धाराएं मिलती हैं। और 1 जुलाई के बाद में कभी कभी होता यह है
कि इस मैदानी क्षेत्र में बरसात नहीं होती लेकिन बाढ़ आ जाती है। क्यों? हिमालय की तरफ से जो धारा गई और गुजरात की साइड से जो धारा गई, दोनों यहाँ हिमालय पे मिली और इन्होंने पहाड़ में भयंकर बारिश की। पहाड़ का जो पानी है बरसात का, वो नदियों के माध्यम से मैदानी क्षेत्र में आ गया। तो मैदान में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं लेकिन बरसात नहीं होती, ऐसी स्थिति बनती है। तो ये मानसून 15 जुलाई तक पूरे भारत में पहुंच जाता है और उसके बाद सितंबर महीने से इसका इसी स्थिति से वापसी शुरू हो जाती है। जैसे ये ऊपर को गया था उसी हिसाब से नीचे को आता है। और जब ये नीचे को आता है तो दिसंबर के मौसम में जो यहाँ से हवाएं आती हैं, बंगाल की खाड़ी से पानी लेके यहाँ तमिलनाडु के आसपास इस एरिया में बरसात करती है। यानी इसको कहते हैं शीतकालीन मानसून। बाकी और डिटेल में बढ़िया तरीके से तब समझाऊंगा मैं जब मानसून को अलग से पढ़ाऊं। अभी हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। आगे दिया है भारतीय मानसून की उत्पत्ति। मानसून की प्रारंभिक अवस्था। मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण जलीय तथा स्थलीय भाग का भिन्न भिन्न दर एवं मात्रा में गर्म होना है। यानी जल अलग स्थिति में गर्म होता है, स्थल अलग स्थिति में। दोनों में जो तापमान का अंतर होता है उसी के कारण हवाओं का ठंडा गर्म अनुपात बनता है, जिससे मानसून की स्थिति उत्पन्न होती है। ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है। अब उत्तरी पश्चिमी भाग कहाँ हुआ? खासकर ये बात कर रहे हैं थार डेजर्ट की, यानी राजस्थान वाले एरिया की, जिस कारण वहां पर निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित होने का मतलब वहां गर्मी ज्यादा हो गई, गर्मी की वजह से वायु हल्की हो गई, वायु हल्की होने से ऊपर उठ गई। जब वायु ऊपर को उठ गई तो नीचे की जगह खाली हो गई, तो वहां वायुदाब कम हो गया और उस गैप को भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं वहां आएंगी। इसके विपरीत हिंद महासागर अपेक्षाकृत ठंडा रहता है और वहां उच्च वायुदाब बना रहता है। पानी स्थल की तुलना में देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो जब हमारा ये थार डेजर्ट गर्म है उस समय हिंद महासागर अपेक्षाकृत ठंडा है। ठंडा है मतलब वहां की वायु भारी है और नीचे दबी रहेगी। नीचे दबी रहेगी यानी उच्च वायुदाब रहेगा। अब थार डेजर्ट की तरफ निम्न वायुदाब, हिंद महासागर की तरफ उच्च वायुदाब, तो हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जाएंगी, यानी हिंद महासागर से थार डेजर्ट की तरफ जाएंगी। इससे अंता उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए ITCZ क्या है। पूरा टॉपिक ही ये है, इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊंगा अंदर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवत रेखा के निकट निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। ये विषुवत रेखा के आसपास होता है। ITCZ सर्पिल अवस्था में रहता है, ये टेढ़ा मेढ़ा निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, जहां उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों से व्यापारिक पवनें आकर मिलती है। व्यापारिक पवनें इस क्षेत्र में वायु ऊपर की ओर उठती है। इसके उत्तर की ओर खिसकने से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें 40 डिग्री से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच भूमध्य रेखा पार करती हैं और दिशा परिवर्तन के बाद ये दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में प्रवेश कर जाती है। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ की स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिण भाग में पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति से प्रत्यावर्तन से भी है। तो यहाँ पश्चिमी जेट, ये भी अलग से टॉपिक है। अच्छा, यहाँ एक चीज दी है इन्होंने 40 से 60 पूर्वी देशांतर। तो आपको ध्यान होना चाहिए हमारे प्यारे भारत की स्थिति किन देशांतरों के मध्य है। उससे आपको पता लग जाएगा कि ये 40 देशांतर कहाँ होगा और हवाएं कहाँ पर विषुवत रेखा को पार करेंगी, उसके बाद कैसे कैसे मुड़ती हैं। पूर्वी जेट प्रवाह की उत्पत्ति हिमालय तथा तिब्बत के उच्च स्थलों के ग्रीष्म तापन से होती है। पूर्वी जेट प्रवाह कहाँ हुआ? तिब्बत के उच्च स्थलों में ग्रीष्म तापन। तो जब वहां मौसम गर्म होगा तो वहां भी निम्न वायुदाब बनेगा। इन उच्च स्थलों में हुए विकिरण से क्षोभ मंडल में वायु का दक्षिणावर्ती परिसंचरण क्लॉकवाइज सर्कुलेशन प्रारंभ हो जाता है और वायु राशि दो दिशाओं में चलने लगती है। इन धाराओं में एक भूमध्य रेखा की ओर बहने लगती है, जिसे पूर्वी जेट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी जेट प्रवाह ग्रीष्म ऋतु में भी मध्य एशिया के ऊपर बहती है। मध्य एशिया, ध्यान रखिएगा। भारतीय जलवायु पर हिमालय एवं तिब्बत का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। भारतीय जलवायु पर हिमालय और तिब्बत का पठार, हिमालय के पहाड़ क्यों इंपॉर्टेंट है पता होना चाहिए।
भारत में मानसून पवनों की उत्पत्ति हिमालय एवं मध्य एशिया के ग्रीष्म तापन तथा भूमध्य रेखीय द्रोणी के ऊपर की ओर स्थानांतरण के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। किस किस का संयुक्त परिणाम बता दिया इन्होंने? हिमालय एवं मध्य एशिया के ऊपर ग्रीष्म तापन तथा भूमध्य रेखीय द्रोणी के ऊपर की ओर स्थानांतरण, इनका संयुक्त परिणाम। अब मानसूनी वर्षा। मानसूनी वर्षा निरंतर नहीं होती, इनके वर्षा काल में अंतराल पाया जाता है। भारत के उत्तरी मैदान में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात वर्षा करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अलग से एक टॉपिक है। ये कहाँ वर्षा करेंगे? भारत के उत्तरी मैदान में। और ये उत्पन्न कहाँ होते हैं? बंगाल की खाड़ी। जो भारत के उत्तरी मैदान में वर्षा करते हैं वो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। जबकि पश्चिमी तटीय भाग में वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा होती है। पश्चिमी तटीय भाग जो केरल के किनारे किनारे गुजरात तक तट हुआ, उसकी बात हो रही है। भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा की गहनता समुद्र तट से दूर घटने वाली मौसमी दशाओं तथा पूर्वी अफ्रीका के तट के साथ भूमध्य रेखीय जेट प्रवाह की स्थिति पर निर्भर करती है। अब देखो मानसून कहां कहां से कनेक्ट हुआ? पूर्वी अफ्रीका तट, भूमध्य रेखा, हिमालय, तिब्बत, बंगाल की खाड़ी, इन सब चीजों से कनेक्ट हो रहा है मानसून। तभी मैंने कहा ना मानसून बहुत बड़ा टॉपिक है, जब इसको अलग से पढ़ाएंगे तब समझेंगे डिटेल में। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या तथा उनका मार्ग अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण की स्थिति पर निर्भर करते हैं। ITCZ पर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं वो चक्रवात जो बंगाल की खाड़ी में बनते हैं। इसे मानसून द्रोणी कहते हैं। मानसून में विच्छेद। जब मानसून पवनें 2 सप्ताह या इससे अधिक अवधि के लिए वर्षा करने में असफल रहती हैं तो वर्षा काल में शुष्क दौर आ जाता है। इसे मानसून का विच्छेद कहते हैं। ब्रेक इन द मानसून, मतलब बरसात में भी ब्रेक लग जाता है, बारिश नहीं होती है। और क्यों नहीं होती है? वो कारण है। मानसून विच्छेद का प्रमुख कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में कमी आना है। अब ये कमी क्यों आएगी? भारत में ITCZ की स्थिति में परिवर्तन आना, यानी भारत के अंदर ITCZ की स्थिति में परिवर्तन आता है, उस वजह से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की स्थिति में परिवर्तन आता है और उसकी वजह से बरसात में ब्रेक लग जाता है। तो बरसात के मौसम में भी भयंकर गर्मी पड़ती है, बारिश नहीं होती कुछ समय के लिए। मानसून का प्रत्यावर्तन यानी लौटना, रिट्रीट ऑफ मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से 1 सितंबर से लौटना शुरू कर देता है। 1 सितंबर से, ये ध्यान रखना। जैसे 1 जून के आसपास मानसून केरल के तट पर टकराता है। अब केरल के तट का नाम क्या है ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी केरल ना देखे ये कहता है कि उस तट पर टकराता है। तो केरल के तट का नाम है मालाबार तट। 1 जून के आसपास मानसून चलते समय मालाबार तट से टकराता है, फिर 15 जुलाई तक पूरे भारत में पहुंच जाता है और उसके बाद 1 सितंबर से लौटना शुरू कर देता है। 15 सितंबर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात के अधिकांश भागों से चला जाता है। मध्य अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण प्रायद्वीप तक लौट जाता है। लौटती हुई पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण कर लेती हैं और उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु पहुंचकर भयंकर वर्षा करती है। देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए कि जब ये लौट के आ रहा होता है तो मध्य अक्टूबर के आसपास ये पूरे प्रायद्वीप तक पहुंच जाता है और बाद में ये बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करता है और तमिलनाडु के आसपास भयंकर बारिश करता है। तब इसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है, उत्तर पूर्व मानसून क्या है, ध्यान होना चाहिए। अच्छा यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि सर्दियों में बारिश कहाँ कहाँ होती है? तो सर्दियों में देखो तमिलनाडु में हुई, किससे? उत्तर पूर्वी मानसून से। उसके अलावा सर्दियों में बरसात पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा इस एरिया में भी तो होती है। वो किस कारण से होती है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो वो कंफ्यूजन पैदा करने के लिए होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलो प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई किस भाषा से? स्टार्टिंग में ही था अरबी भाषा के मौसम शब्द से, यानी ऑप्शन ए। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई जिसका तात्पर्य मौसम या ऋतु से है। प्रश्न 2, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। कारण आर, उच्च हिमालय से जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो मानसून पर किस किस का प्रभाव पड़ता था?
भाई भूमध्य रेखा को अपने पार करती हैं, बंगाल की खाड़ी से लेती हैं, तिब्बत का पठार, हिमालय की स्थिति, दक्षिण पूर्व एशिया, ये सारी चीजें कनेक्टेड थी, जिसमें ITCZ भी था। तो इसका मतलब हिमालय की जलवायु इससे डायरेक्ट संबंधित है। तो कारण और कथन दोनों सही हैं, और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए सही होगा, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इन्होंने जो समझाया है, भारत मूलतः मानसूनी देश है। यहाँ की जलवायु में मानसूनी जलवायु की लगभग सभी विशेषताएं पाई जाती हैं, अतः कथन ए सही है। हिमालय पर्वत भारतीय जलवायु को इस मायने में विशिष्टता प्रदान करता है क्योंकि यह मानसूनी हवाओं के लिए भौतिक अवरोध उत्पन्न करता है, जिसके फलस्वरूप भारत में मानसूनी हवाओं का पूर्णतः प्रसार संभव हो पाता है और मानसून की भरपूर वर्षा हो जा पाती है। साथ ही ये मध्य एशिया से आने वाली शीत हवाओं को रोककर भारत की पूरी तरह रक्षा भी करता है। ये चीज इन्होंने एडिशनल दी है, ये मानसून से संबंधित नहीं है। ये सर्दियों में जो उत्तरी ध्रुव की तरफ से, साइबेरिया की तरफ से ठंडी हवाएं आती है, उनको रोकने की बात कह रहे हैं। इस प्रकार ये दो भिन्न जलवायु वाले भागों को पृथक करता है। तो हिमालय भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चीज को छोटे बच्चे नहीं समझ पाते कि मानसूनी हवाओं के लिए अवरोध कैसे उत्पन्न करेगा। तो मैंने अपने चैनल में एक आध शायद शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो डाला है, जिसमें दिखाया है कि सर्दियों के मौसम में कोहरा मैदानी क्षेत्र में कैसे रुकता है। वो आप देखिएगा, मैंने पहाड़ पे खड़े होकर वो वीडियो बनाया है हिमालय से, कि पहाड़ में बढ़िया धूप खिली है, मैदानी क्षेत्र में भयंकर कोहरा है। तो उस वीडियो को देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि बादल हिमालय से टकरा के कैसे रुकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, नीचे दिए हुए भारत के मानचित्र पर ध्यान दीजिए। दिए गए निर्देशों के साथ मानचित्र को देखकर बताएं कि वह किसके विवरण के संदर्भ में है। मैप में ध्यान से देखो, इन्होंने कुछ नंबर दिए हैं, और नंबरों का मतलब क्या है। एक का मतलब है 27 से अधिक, दो का मतलब 25 से 27, तीन का मतलब 22 से 25, चार का मतलब 22 से कम। और चार है कहाँ कहाँ, देखो, ये हिमालय है, ये हिमालय है, और यहाँ ये पश्चिमी तट की तरफ भी चार दिया है, और चार क्या है, 22 से कम है। अच्छा, 27 से अधिक कहाँ कहाँ है, यहाँ है, दो जगह। 25 से 27 कहाँ कहाँ है, बीच में है, ऊपर है। अब आपको ये नहीं लग रहा कि हिमालय में कम है और यहाँ एक दो नंबर पे ज़्यादा, इसका मतलब ये बरसात तो नहीं है। हिमालय में कम क्या रहता है, तापमान। तो ये मैप में जो इन्होंने दिखाया है, ये तापमान से संबंधित होगा। ऑप्शन ए है शीतकालीन वर्षा, बी दाब, सी वार्षिक वर्षा के दिनों की संख्या, सी मध्य ताप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मध्य ताप। उपयुक्त मानचित्र को देखने से यह स्पष्ट हो रहा है कि उपयुक्त रेखाएं समताप रेखाएं हैं, अर्थात मानचित्र माध्य ताप को दिखा रहा है। समताप रेखाएं क्या होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न 4, निर्देश। दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अभिकथन या दावा ए एवं उससे संबंधित तर्क या कारण आर दिए गए हैं। आप अपने उत्तर के रूप में निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक को चुनें। अभिकथन या दावा ए है, भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून की तरह है। बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसका तर्क है, भारत उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है। गलत। क्यों? भारत उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है, क्योंकि कर्क रेखा इसके बीचों बीच से गुजरती है। तो ये उष्ण कटिबंध के बीचों बीच कहां से आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी सही है, ए सही है, लेकिन आर गलत है। इन्होंने दिया है, भारत एक उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश है। भारत उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों 23.5 उत्तरी से 23.5 दक्षिणों के बीचों बीच अवस्थित नहीं है, बल्कि इसके मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य। नेक्स्ट प्रश्न 5 है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। 1 जून के आसपास कहां आता है, केरल, केरल का मालाबार तट। दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रारंभ भारत के केरल राज्य से शुरू होता है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य से होता है। भारतीय कृषि का अधिकांश भाग अभी भी वर्षा पर ही निर्भर है। एडिशनल दे दिया। नेक्स्ट प्रश्न 6, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। ग्रीष्मकालीन मानसून, वही दक्षिण पश्चिम मानसून की बात कर रहे हैं।
तो दक्षिण पश्चिम मानसून इस तरह से चलता है। अब आप देखो कौन सा डायरेक्शन है ये, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की तरफ, यानी ऑप्शन डी। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाती है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो ग्रीष्मकाल में ये भाई साहब इधर को हो जाते हैं, पूरे देश में अधिकांश वर्षा करते हैं 75% से अधिक, और शीतकाल में भाई साहब इसी रास्ते से वापस आ जाते हैं। तो ये शीतकाल में उलट जाएगा, यानी उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम शीतकाल में, और ग्रीष्मकाल में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब। नेक्स्ट प्रश्न 7, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? तो मानसून का डायरेक्शन अभी देखा आपने, दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न 8, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। मानसून दक्षिण पश्चिम से ही तो आ रहा, तो दक्षिण पश्चिम में मानसून, क्यों? ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु में भारत में उच्च तापमान के कारण उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब की स्थिति बनती है। अब उत्तर पश्चिम वही राजस्थान के आसपास का एरिया, जब मैं राजस्थान कह रहा हूं इसका मतलब सिर्फ राजस्थान नहीं, राजस्थान की तरफ का एरिया कह रहा हूं, जिस कारण दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न 9, नीचे दिए गए जलवायु आरेख पर ध्यान दीजिए। इधर इन्होंने कहा आर्द्र लंब तापमान, और नीचे कहा सापेक्षिक नमी प्रतिशत। अब जो भी नंबर है, तीक्ष्ण, शीत, वाह, ऊष्मी, और अंदर क्या है, शायद ये महीने हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर ये है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर से जून, पूरे साल का दिया है। उपरोक्त जलवायु आरेख किस क्षेत्र के प्रसंग में है? अजीब क्वेश्चन पूछ लिया है। ऑप्शन डी इसका सही है, भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उपरोक्त जलवायु आरेख में प्रदर्शित जलवायविक तत्वों को देखने से स्पष्ट है कि ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जलवायु विशिष्टताएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? सबसे सूखा मतलब बरसात कम होती है, यहाँ टेम्परेचर से मतलब नहीं है, ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है। इनने कहा सूखा स्थान यानी नमी कम, नमी कम मतलब बरसात कम। ऑप्शन ए मुंबई, बी दिल्ली, सी लेह, डी बेंगलुरु। इसका सही उत्तर होगा सी लेह। लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, ये भारत का सबसे शुष्क स्थल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम स्टूडेंट थार डेजर्ट को जानते हैं, और वो यही सोचते हैं थार डेजर्ट में बहुत गर्मी पड़ती है, तो सबसे शुष्क स्थान वही होगा, और थार डेजर्ट लोकेशन राजस्थान। लेकिन आपको पता होना चाहिए हमारे भारत में थार के अलावा भी डिजर्ट है। वो कहाँ है? लेह लद्दाख में, जिसको कहते हैं शीत मरुस्थल, कोल्ड डिजर्ट। और ये हमारा पार हिमालय का क्षेत्र है, ट्रांस हिमालय। तो यहाँ पर बारिश ना के बराबर होती है, थार डिजर्ट में फिर भी बारिश हो जाती है, यहाँ बहुत कम होती है। तो जो भारत का सबसे शुष्क स्थल है वो लेह है। और कभी मौका लगे, अगर आप ज्योग्राफी में इंटरेस्ट रखते हो तो घूम के आइएगा, आपको अलग ही अनुभव मिलेगा लेह लद्दाख। नेक्स्ट प्रश्न 11, भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा, यह हो जाएगी ऑप्शन बी 18 डिग्री। भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट प्रश्न 12, यहाँ एक मैप दिया है, ध्यान से देखो। ऊपर दिए गए मानचित्र के छायांकित क्षेत्र में जुलाई माह के लिए मध्य तापमान परिवर्तित होता है। अब आपको ये बताना है, ये जो शेडेड एरिया है इसमें जुलाई में तापमान परिवर्तित होता है कितने से कितने के बीच में। अब ये क्षेत्र कहाँ का है? दक्कन का पठार कह लो, इधर पश्चिमी तट है, तो ये साउथ का एरिया, और ये मध्य प्रदेश का एरिया भी है इसके अंदर, पूर्वी तट नहीं है इसमें। ऑप्शन ए है 22.5 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, बी 25 से 27.5, सी 27.5 से 30, डी 30 से 32.5 के बीच। तो इस साइड नीचे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, नीचे बहुत बढ़िया मौसम रहता है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी ना बहुत ज़्यादा गर्मी। ज़्यादा सर्दी रहती है हिमालय की तरफ, ज़्यादा गर्मी रहती है राजस्थान वाले एरिया की तरफ, और बरसात के मौसम में मैदानी क्षेत्र में भी गर्मी हो जाती है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा या बहुत कम टेम्परेचर नहीं रहेगा। तो यहाँ
मिडल टेम्परेचर सेलेक्ट कर लो, वो क्या है? ऑप्शन बी 25 से 27.5 के बीच। मानचित्र में प्रदर्शित छायांकित क्षेत्र जुलाई माह के लिए 25 से 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड माध्य तापमान के परिवर्तन को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न 13, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? क्या कह रहा है? दैनिक तापांतर सर्वाधिक, यानी दिन का तापमान अलग, रात का अलग, और दिन रात के तापमान में जो ज्यादा अंतर होगा वो कहाँ होगा? जल थल में। आपको ध्यान था, जल देर से गर्म होता है और देर में ठंडा होता है, यानी दैनिक तापांतर वहां कम रहेगा। इसका मतलब समुद्री भागों में या पूर्वी तट पश्चिमी तट वाले एरिया में दैनिक तापांतर कम रहेगा। स्थल जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, यानी स्थलीय भागों में। पूर्वी तटीय भाग, अंडमान द्वीप, ये तो नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्र और राजस्थान के मत्स्य क्षेत्र, इन दो में से एक होगा। अब वो कैसे पकड़ोगे? आपको पता है रेत बहुत जल्दी गर्म होती है, बहुत जल्दी ठंडी होती है, और दिन के समय में रेत धूप जो आती है, धूप के गर्मी से बहुत तेज गर्म हो जाती है और रात को बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो रेत कहाँ है? मरुस्थलीय क्षेत्र, यानी सही उत्तर डी, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में दैनिक तापांतर सर्वाधिक मिलेगा। भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। यहाँ का तापमान असामान्य रूप से दिन की अपेक्षा रात में कम होता है। दैनिक तापांतर मरुस्थलीय जलवायु की विशेषताओं में से एक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको ये चीज पता है तो मैंने जितना समझाया इस क्वेश्चन में कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ये समझ गए तो एक लाइन में सब समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न 14, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तमिलनाडु, ध्यान आया? तमिलनाडु में लौटते मानसून से बारिश होती है, यानी ठंड में, यानी ऑप्शन डी, नवंबर दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु में सक्रिय रहता है। यही तमिलनाडु की मुख्य वर्षा वाली अवधि होती है। उल्लेखनीय है कि इसी मानसून के समय 26 दिसंबर 2004 को तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सुनामी आई थी। इस प्रकार उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न 15, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है? ऑप्शन ए, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान, बी, मध्य एशिया की ठंडी हवा, सी, तापमान की अति एक समानता, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन ए है, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। नीचे इन्होंने दिया है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन वाला है, जिसकी दिशा 6 माह तक जाड़े में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, शेष 6 माह में ग्रीष्म में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व कब है और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम कब है, या गर्मियों में किधर को है, सर्दियों में किधर को है। इन मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम में भिन्नता के कारण होती है या अन्य किसी कारण से इस पर पर्याप्त मतभेद है। इसके लिए दो संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया गया है। पहला, तापीय संकल्पना, अर्थात मानसून की उत्पत्ति स्थल एवं जल के असमान संगठन तथा उनके गर्म एवं ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है, अर्थात इस पर सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने का प्रभाव पड़ता है। दूसरी संकल्पना, नवीन संकल्पना के अनुसार मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायु दाब और हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण होती है। इस संकल्पना का पहली बार प्रतिपादन फ्लोन नामक विद्वान ने दिया। तो फ्लोन भी ध्यान होना चाहिए, फ्लोन की संकल्पना क्या है। इन्होंने कहा कि वायु दाब की पेटियों में खिसकाव है, उसके कारण। नेक्स्ट प्रश्न 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दो है, उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर घटती है। अब इनने कहा कौन कौन से सही है, तो दोनों सही हैं, ऑप्शन सी, क्योंकि मानसून दक्षिण से शुरू होता है और उत्तर से लौटना शुरू करता है, तो अवधि दक्षिण में ज्यादा रहेगी। फिर मैदानी क्षेत्र में देखो तो पूरब से जाता है बरसात करते हुए पश्चिम की तरफ, और पश्चिम से लौट के आता है, तो पूरब में बारिश ज्यादा होती है, पश्चिम में कम होती है। अब आगे इसका डिस्कशन देख लेते हैं। दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में मानसून की अवधि कम होती है। दक्षिण भारत में मानसून जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है, जबकि उत्तर भारत में प्रवेश करने में दक्षिण की अपेक्षा अधिक समय लगता है। इसी प्रकार वापसी में भी मानसूनी हवाएं दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत से जल्दी पलायन करती हैं। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है।
तो अब इसका कारण आप समझ गए होंगे, मैं भी पहले समझा चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न 17, भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन डाइपोल आईओडी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रहना चाहिए, इसको अलग से पढ़ लेना, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? सही पूछा है। पहला कथन है आईओडी परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। दूसरा है आईओडी परिघटना मानसून पर अल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। यहां केवल दो सही है, यानी ऑप्शन बी। आगे डिस्कशन में लिखा है इंडियन ओशन डाइपोल को भारतीय नीनो के नाम से भी जाना जाता है। यह समुद्री सतह के तापमान के अनियमित दोलन का परिणाम है, जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान प्रकारांतरेण पूर्वी हिंद महासागर की अपेक्षा गर्म एवं ठंडा हो जाता है। अतः कथन एक गलत है। यह परिघटना मानसून पर अल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। तो यहां जो ये आईओडी की बात कर रहे हैं, हमारा अफ्रीका का जो पूर्वी तट था, मानसून में पड़ा था, और अफ्रीका का पूर्वी तट की तरफ जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, उसी को हम कहेंगे पश्चिमी हिंद महासागर। अब हिंद महासागर के पूरब की तरफ आओ, जो हमारा ऑस्ट्रेलिया से पहले का क्षेत्र है, वो हुआ पूर्वी हिंद महासागर। इन दोनों स्थानों पर जो तापमान का अंतर बनता है, उससे आईओडी डायरेक्ट रिलेटेड है। बाकी जब मानसून का पूरा अलग से लेक्चर लिया जाएगा, तब इन चीजों को डिटेल में समझाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 18, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन, दूसरे को कारण। अभिकथन ए है आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। आगरा और दार्जिलिंग, दार्जिलिंग सिक्किम की तरफ है पश्चिमी बंगाल में, आगरा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का आगरा मैदानी क्षेत्र और दार्जिलिंग हिमालय में, अंतर ध्यान रखिएगा। किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। जनवरी यानी सर्दियों में होता है या नहीं होता है, आप बताओ, अभी मैं बाद में बताऊंगा। कारण ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। सही है क्या? दोनों सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। इस चीज को और अच्छे से समझ लेना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इस तरह से ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसका डिस्कशन इन्होंने जो दिया है, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, तथा विरल वायु के कारण मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे हो जाते हैं। मैदान की तुलना में पहाड़ों में वायु विरल होती है। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण वही मैदान और पहाड़। नेक्स्ट प्रश्न 19, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण। अब देखो, अमृतसर कहाँ है और शिमला कहाँ है? ये मैदान में है, ये पहाड़ में है, तो अंतर तो आएगा ही आएगा। तो इसका सही उत्तर है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर इस अक्षांश पर है, शिमला इस अक्षांश पर है, लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता होना है। अमृतसर की समुद्र तल से ऊंचाई 175 से 200 मीटर है, जबकि शिमला की समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 6000 मीटर है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट आती है। अब ये ऊंचाई का अंतर आप सीधा सीधा ध्यान कर लो भाई, अमृतसर मैदानी क्षेत्र में है, शिमला हिमालय में है, तो हिमालय की जलवायु और मैदानी क्षेत्र की जलवायु में अंतर रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न 20, निम्नांकित में कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? अब तुरंत आपके दिमाग में छत्तीसगढ़ की लोकेशन आनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ किस जगह पर लोकेटेड है। ऑप्शन ए है आर्द्र दक्षिण पूर्व, बी उपाद्र संक्रमणीय, सी उपाद्र तटीय, डी उपाद्र महाद्वीपीय। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए आर्द्र दक्षिण पूर्वी। भारत में विस्तृत विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र दक्षिण पूर्व के अंतर्गत
पश्चिमी बंगाल, छोटा नागपुर, उड़ीसा पठार, छत्तीसगढ़ पठार और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश सम्मिलित हैं। उपाद्र संक्रमणीय के अंतर्गत मध्य गंगा मैदान, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार का भाग। उपाद्र तटीय के अंतर्गत कोरोमंडल तट का क्षेत्र आता है। उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु के क्षेत्र का विस्तार ऊपरी गंगा मैदान में। तो नेक्स्ट प्रश्न 21, निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता? मानसून की अरब सागर शाखा किधर होगी? पश्चिमी तट के किनारे किनारे, फिर गुजरात राजस्थान के यहां से क्रॉस करेगी और सीधे हिमालय से टकराएगी। ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, बी दक्कन पठार, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़ बेसिन, ई इनमें से कोई नहीं। तो देखो पश्चिमी तट से तो ये टच होके चलती है, प्रभावित होगा। दक्कन का पठार नीचे, वहां भी प्रभावित होगा। मध्य प्रदेश गुजरात से इधर को निकलती है तो मध्य प्रदेश में होकर निकलेगी यानी प्रभावित करेगी। छत्तीसगढ़ बेसिन कहाँ रहा? पूर्वी घाट की तरफ, इससे छत्तीसगढ़ बेसिन प्रभावित नहीं होगा यानी ऑप्शन डी सही है। छत्तीसगढ़ बेसिन मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता क्योंकि अरब सागर से उठने वाला मानसून पश्चिमी घाट से टकराने के बाद दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है। पहली शाखा अरावली पर्वत के समानांतर चलते हुए उत्तर भारत तक चली जाती है तथा दूसरी शाखा विंध्य पर्वत से टकराने के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में वर्षा करती है। अतः स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ बेसिन अरब सागर मानसून से अधिक प्रभावित नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न 22, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? आर्द्र जलवायु का अनुभव अहमदाबाद, कोची, लुधियाना, तेजपुर। इसका ऑप्शन डी सही है, कोची और तेजपुर। कोची और तेजपुर में अधिक आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है। 2021 में कोची में 3931.9 मिलीमीटर, एर्नाकुलम में, अहमदाबाद में 598.8 मिलीमीटर, लुधियाना में 724.7 मिलीमीटर तथा तेजपुर में 1402.7 मिलीमीटर सोनितपुर में वर्षा हुई थी। अतः स्पष्ट है कि कोची एवं तेजपुर में अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा वर्ष के कई महीनों में होती है अतः आर्द्र जलवायु का यहाँ अनुभव किया जा सकता है। यानी जहाँ ज्यादा बरसात होगी वहां ज्यादा आर्द्रता रहेगी। आर्द्रता मतलब सीधा सीधा नमी है, तो जहां ज्यादा बारिश होगी वहां ज्यादा नमी रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न 23, मानसून का निवर्तन इंगित होता है यानी रिट्रीट, वापसी करना मानसून का। एक है साफ आकाश से, दो बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से और तीन स्थल पर तापमान के बढ़ने से। इसके तीनों सही हैं यानी ऑप्शन सी। उत्तरी भाग से जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में तापमान में थोड़ी वृद्धि होती है। मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। इस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं, पछुआ हवाएं वेस्टर्लीज कहलाती है। वेस्टर्लीज कौन सी हैं? आपको पता होना चाहिए। इसने 30 और 60 के बीच बोला है और पूरे वर्ष बोला, ये गलत है। नंबर 2 है भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु सहतियां, मॉइस्ट एयर मासेज, पछुआ हवाओं के भाग हैं। ये सही है उसके भाग, ऑप्शन बी। सामान्यतः 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पछुआ पवनें चलती हैं। उपोष्ण वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली पश्चिमी पवनों को पछुआ पवन कहते हैं। पछुआ पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास दक्षिणी गोलार्ध में 60 से 65 अक्षांश के मध्य होता है। अगर आपने एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ा होगा तो कुछ याद आ रहा होगा। गरजता 40, प्रेजेंट 50, चीखता 60, वही बात हो रही है यहाँ। जबकि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ पछुआ हवाओं के ही भाग हैं जो उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम के सहारे यहाँ प्रभावित होते हैं एवं वर्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ
एक निम्न वायुदाब पेटी है? ये कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर, यानी ऑप्शन डी। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ या अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत व्रत या भूमध्य रेखा के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ ये उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकता है। नेक्स्ट प्रश्न 26। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है? मई जून, गर्मियों का मौसम। नंबर 1 है कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, बिल्कुल होती है। नंबर 2, अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर हैं। नंबर 3, अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। इसका ऑप्शन डी सही है, केवल एक। अब ये संवहनीय धाराएं क्या हैं, आपको पता होना चाहिए। जब हम पानी उबालते हैं, उबलते पानी को देखना, बर्तन की तली से पानी ऊपर को जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर नीचे, इस तरह से पानी उबलता है। यही संवहनीय धाराएं हैं। मई जून माह में पश्चिम की तरफ से गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहते हैं। इस लू के कारण यहाँ निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। इस निम्न वायुदाब की पूर्ति हेतु उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों से तेजी से हवा उठकर आती है, जो अपने साथ धूल भरी आंधियां लाती है। अतः कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति राजस्थान में मई जून माह में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। अरावली पर्वत श्रेणियां दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के चलने की दिशा के अनुरूप होने के कारण मार्ग में बाधक नहीं बनती। अरावली किससे संबंधित है? दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं के समानांतर होती है। नेक्स्ट प्रश्न 27। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों होती है भाई कम वर्षा? ऑप्शन डी सही है। हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती। राजस्थान में अरावली तो है, लेकिन वो ज्यादा ऊंची नहीं है। फिर मानसून जिधर से आ रहा है उसके समानांतर है, तो वो बाधा नहीं बनती उनकी हवाओं के बीच में। इसलिए राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधा को पार नहीं करती, यानी हवाओं के रास्ते में कोई अवरोध नहीं आता, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती। अरावली पर्वत श्रेणियां दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के चलने की दिशा के अनुरूप होने के कारण मार्ग में बाधक नहीं बनती। अनुरूप मतलब उसके समानांतर ही हैं, पैरेलल हैं। अतः मानसून पवन सीधी निकल जाते हैं। अगर वो उसके समानांतर नहीं होती तो अरावली से टकरा के हवा रुकती, ऊपर उठती, ठंडी होती और बारिश करती, जैसा हिमालय में होता है। नेक्स्ट प्रश्न 28। निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। शरद, ग्रीष्म, बसंत, वर्षा। इसका सही क्रम है ऑप्शन बी, बसंत ऋतु। बसंत के बाद आएगी ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का मौसम। गर्मी के बाद आएगी वर्षा ऋतु यानी बरसात का मौसम, और उसके बाद आएगी शरद ऋतु। एनसीईआरटी के अनुसार, भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। ये 6 ऋतु क्या है? बसंत ऋतु चैत वैसाख, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु जेठ आषाढ़, फिर वर्षा ऋतु सावन भादों, शरद ऋतु कुंवर कार्तिक, हेमंत अगहन पूस, शिशिर महा फागुन। अब आप सोच रहे होगे मैंने तो अलग न पढ़ दिए। कोई बात नहीं, मैंने जो महा के नाम पढ़े वो लोकल में कहे जाते हैं। भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीनों के नाम, अर्थात हिंदी के अनुसार, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। और हमारे यहाँ लोकल में इनके नाम कहे जाते हैं चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, कुंवर, कार्तिक, अगहन, पूस, महा, फागुन। तो मेरे फ्लो में जो चीज़ आई मैंने वो कह दी, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये 6 ऋतुएं आपको पता होनी चाहिए। बसंत के बाद ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद वर्षा, वर्षा के बाद शरद, शरद के बाद हेमंत, हेमंत के बाद शिशिर। अब इसमें ध्यान से देखो, शरद, हेमंत, शिशिर ये सर्दियों में ही है सब। बसंत ना सर्दी है ना गर्मी है, उसके बाद गर्मी अलग है, वर्षा अलग है। नेक्स्ट प्रश्न 29। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया? तो भाई कोपेन आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कोपेन का वर्गीकरण। इसका सही उत्तर है सी,
कैपिटल सी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल जी। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए कैपिटल सी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल जी शब्द का प्रयोग किया। इसका तात्पर्य शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार, इस प्रकार की जलवायु है। नेक्स्ट प्रश्न 30, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु CWG। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का वर्णन शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु अर्थात कैपिटल सी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल जी। तो कोपेन का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं, इसको अलग से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 31, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? वही CWG, ऑप्शन ए। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु CWG से प्रदर्शित की जाती है। इस प्रकार हमारा ये टॉपिक यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।